सदियों पुराने जमाने की बात है। बगदाद की गलियां काफिलों की घंटियों से गूंजती थीं और बाजारों की गर्द राहगीरों के कदमों से उड़ती रहती थी। उन्हीं दिनों एक गांव की उम्र रसीदा बुरहिया किसी जरूरी काम के लिए बगदाद के सफर पर निकली। दोपहर की तेज धूप थी, रास्ता लंबा था और वह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती जा रही थी कि अचानक सामने से 3 आदमी आ निकले। 2 अय्यर ठग और उनके साथ एक खामोश सा साथी। ठगों की नजरें फौरन भांप गईं कि यह बुरहिया कोई आम औरत नहीं, यकीनन कुछ कीमती सामान इसके पास होगा। वे आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे और दिल ही दिल में मंसूबे बनाने लगे कि किसी तरह इस बूढ़ी औरत का माल हड़प लिया जाए। मगर बुढ़िया भी कोई भोली भाली न थी। उसके चेहरे पर वक़्त के निशान थे और आंखों में वह रोशनी झलक रही थी जो बरसों के तजुर्बे से आती है। उसने फौरन महसूस कर लिया कि इन अजनबियों की नीयत साफ नहीं। बुढ़िया ने कदम तेज कर दिए, लेकिन वे तीनों जल्द ही उसके बराबर आ गए। एक ने बड़े अदब से सलाम किया और नरम लहजे में कहा, अस्सलाम वालेकुम नानी जान, कहाँ का इरादा है? बुढ़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, बगदाद जा रही हूँ। वह खुशदिली से बोला, क्या इत्तेफाका है, हम भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, यूं रास्ता बातों ही बातों में आसानी से कट जाएगा। चलते चलते एक ने पूछा, बुढ़िया अम्मा, बगदाद में कोई खास काम है क्या? बुढ़िया ने आह भरी और कहा, बेटी की शादी सर पर है, दिन रात फिक्र लगी रहती है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्च पूरा नहीं होता। सोचा 2-4 जेवर रखे हुए हैं, उन्हें बेचकर कुछ पैसे जमा कर लूं। यह सुनते ही दूसरे ने खुशामदी लहजे में कहा, जी नानी, जेवर तो इसी दिन के लिए होते हैं, वक्त पड़े तो बोझ हल्का कर देना ही बेहतर है। फिर एक और ने चालाकी से बात बदली, अच्छा नानी जान, क्यों ना कोई पुरानी कहानी या अपनी कोई आप बीती सुना दीजिए ताकि यह सफर आसानी से गुजर जाए। बुढ़िया ने हंसकर कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, मगर अभी दिमाग में कोई ढंग की कहानी नहीं आ रही। ऐसा करो, तुम ही पहले कुछ सुना दो, अगर मुझे कुछ याद आया तो मैं भी सुना दूंगी। ये सुनकर पहला ठग बोला, नानी अम्मा, पुरानी जग बीती कहानियां तो बहुत सुन ली, अब मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ, मगर एक शर्त है, अगर आपने इसे झूठ कहा तो बदले में 1 जेवर देना होगा। बुढ़िया ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए संजीदगी से कहा, हाँ बेटा, अगर बात सच हुई तो मैं भला झूठ क्यों कहूंगी। तुम्हारी शर्त मंजूर है, कहानी शुरू करो। ठग ने जरा सीना तान कर अपनी कहानी शुरू की। बोला, यह मेरे बचपन का वाकया है। एक दिन मैं एक तंग गली से गुजर रहा था कि जमीन पर लकड़ी का बना हुआ एक खिलौना नजर आया। मैंने उसे पांव से ठोकर मारी तो वह खिलौना टूट गया और उसमें से एक अजीब ओ गरीब जिन निकल आया जो सीधा आसमान की तरफ उड़ने लगा। मैं हैरान होकर उसे देखता रहा। वह ऊपर ही ऊपर जाता गया और फिर अचानक मेरी नजरों से ओझल हो गया। जब दोबारा जमीन पर नजर डाली तो वही जिन फिर से उस खिलौने में मौजूद था। जैसे ही मेरी आंखें उस पर पड़ीं, वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे वजूद के अंदर उतरने लगा और जब मुकम्मल तौर पर मेरे जिस्म में समा गया तो मुझे महसूस हुआ कि अब मुझ में भी उड़ने की ताकत आ गई है। मैं चंद लम्हों में आसमान की बुलंदियों पर उड़ रहा था, मगर अचानक एक बहुत बड़ा बाज मेरे सामने आ गया। उसने एक ही झपट में मेरी दोनों आंखें नोच डाली और अपनी सख्त चोंच से लगातार वार करता रहा, यहां तक कि मैं एक बहुत बड़े समुंदर में जा गिरा। ये कहते कहते ठग रुका और बुढ़िया की तरफ मक्कार मुस्कुराहट से देखते हुए बोला, क्यों नानी जान, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा ना। बुढ़िया ने सुकून से जवाब दिया, अरे नहीं बेटा, भला तुम मुझसे झूठ क्यों कहोगे। जिंदगी में इंसान को अजीब और गरीब वाकयात का सामना हो ही जाता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, अब आगे बताओ, उस समुंदर में गिरने के बाद तुम कैसे जिंदा बचे? ठग ने जरा अपनी कुर्ता सीधी की और फिर से अपनी दास्तान शुरू की। नानी जान, जैसे ही मैं समुंदर में गिरा तो एक अजब कैफियत मुझ पर तारी हो गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा कद बढ़ रहा है, मैं लंबा से लंबा होता जा रहा हूँ। अभी यह कैफियत शुरू ही हुई थी कि अचानक एक बहुत बड़ी मछली अपना खौफनाक मुंह खोलकर मेरी तरफ लपकी। पलक झपकते ही उसने मुझे निगल लिया। वह जोश से कहता गया। इत्तेफाक से वही मछली जल्द ही एक माहीगीर के जाल में फंस गई। माहीगीर इतनी बड़ी और भारी मछली पाकर खुशी से निहाल हो गया और उसी दिन बगदाद के कोतवाल के यहाँ एक शानदार ज़ियाफत का एहतमाम था। ज़ियाफत के लिए मछली पकाने का काम उसी माहीगीर को सौंपा गया। ठग ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। जब वह मछली कोतवाल के आलीशान घर में पहुंची तो उसे देखकर कोतवाल बहुत खुश हुआ। उसने माहीगीर को ढेरों इनाम दिए और फौरन बावर्ची को बुलाकर हुक्म दिया कि मछली को साफ करके ऐसे लजीज पकवान में बदलो कि मेहमान मुद्दतों याद रखें। ठग सीना तान कर कहने लगा। बावर्ची अपने औजार संभाल ही रहा था कि अचानक मछली ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और एक पल में निगल गई। बावर्ची के साथी घबरा गए और महल में शोर मच गया। कोतवाल फौरन मौके पर पहुंचा
और एक माहिर तबीब को बुलाकर हुक्म दिया कि मछली का पेट निहायत एहतियात से चाक किया जाए ताकि बावर्ची सही सलामत बाहर आ सके। ठग फक्र से बोला। जब मछली का पेट काटकर खोला गया तो सबकी हैरानगी की इंतहा न रही, क्योंकि बावर्ची के साथ मैं भी सही सलामत बाहर निकल आया। और तो और मेरी वो दोनों आंखें जो बाज नोच कर ले गया था अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी थीं। मैंने अपनी बिनाई लौट आने पर चारों तरफ की रौनक और ज़ियाफत की तैयारी अपनी आंखों से देख ली। कोतवाल मुझ पर मेहरबान हो गया। उसने मुझे उम्दा किस्म के कपड़े पहनने को दिए और उसी दावत में मेरी शिरकत का भी हुक्म दिया। यह कहकर ठग जरा फख्र से बोला, उसी दिन से बगदाद का कोतवाल न सिर्फ मुझसे वाकिफ हो गया बल्कि इज्जत भी करने लगा। बुढ़िया ने हल्की सी मुस्कुराहट और बेनियाजी के अंदाज में कहा, वाह बेटा, तुम तो बड़े दिलेर निकले। मुश्किल वक्त में तुमने जो हौसला दिखाया वह काबिले तारीफ है। तुम्हारे हौसले और बहादुरी की जितनी दुआएं दी जाए कम है। यह सुनकर ठग झुंझला गया। उसने तो समझा था कि बुढ़िया उसकी कहानी को झूठ कहेगी और जेवर उसके हाथ लग जाएगा, मगर तीर निशाने पर न बैठा। अब दूसरे ठग ने चालाकी से कहा, अच्छा नानी जान, अब आप भी अपनी कोई ऐसा वाकया सुनाइए जो सच्चा भी हो और दिलचस्प भी। बुढ़िया ने जरा गहरी आवाज में कहा, बेटा, सच का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। मैंने सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला, तो अब बुढ़ापे में झूठ बोलकर अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करूंगी। लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने मेरी बात को झूठ कहा तो मैं भी तुमसे 100 लूंगी। ठगों के दिल में उम्मीद जाग उठी कि शायद अब बुढ़िया की कहानी सुनकर उसे किसी न किसी चाल में फंसा लेंगे। वे तीनों एक जबान बोले, हमें मंजूर है नानी जान, आप सुनाइए। बुढ़िया ने जरा ठहर कर अपनी कहानी शुरू की। मेरा बाप एक किसान था। जब मेरी शादी हुई तो उसने जहेज में बैलों की एक निहायत खूबसूरत जोड़ी दी। ऐसी जोड़ी कि दूर दूर के गांव से लोग सिर्फ उन्हें देखने आते थे। एक दिन का जिक्र है, खेत में हल जोतते हुए दोनों बैल आमने सामने आ गए। एक बैल ने दूसरे के माथे पर ऐसा सींग मारा कि उसको गहरा जख्म हो गया। मैंने हर इलाज आजमाया मगर वह जख्म भरने का नाम ही न लेता था। फिर एक दिन न जाने कहां से कपास का बीज उस जख्म में जा फंसा। लाख कोशिश की कि निकाल लूं मगर न निकला। कुछ ही दिनों में वहां एक नन्हा सा पौधा उगाया। वक्त गुजरता गया और पौधा बढ़ते बढ़ते इस कदर फल फूल गया कि उस पर कपास के बड़े बड़े रेशमी गोले लग गए। बुढ़िया ने गहरी सांस लेकर कहा, हमने कपास जमा करना शुरू की और थोड़ी ही मुद्दत में हमारे पास ढेरों कपास हो गई। इस अनोखे बैल की शोहरत सारे आलम में फैल गई। अब तो रोज गांव और बाहर से लोग इस अजीबो गरीब बैल को देखने के लिए आने लगे। हमने सोचा कि इतने हुजूम में खेत में बांधना मुनासिब नहीं, सो उसे अपनी हवेली के अंदर ही बांध दिया। जब हवेली में उस अनोखे बैल का तमाशा लगने लगा तो हमने सोचा क्यों न बैल दिखाई का चंदा भी रख दिया जाए। हर आने वाले पर 5 आने फिक्स मुकर्रर कर दिए। सच कहूं बेटा, इसी बैल की बदौलत हमारे दिन फिर गए। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, चंदे के पैसों से हमने कई औरतों को रुई धुनने पर लगा दिया। एक तरफ रुई धुनने वाली चक्कियां चल रही थीं, दूसरी तरफ औरतें चरखों पर सूत काट रही थीं। फिर हमने कुछ जुलाहों को अपनी सूत से कपड़ा बुनने का काम दिया, यहां तक कि कपड़ों के ढेर लग गए। फिर उसने आवाज धीमी कर गंभीर अंदाज में कहा, एक दिन कपड़ों का हिसाब किया गया तो पता चला कि इन चादरों में से 3 चादरें तो गायब हैं। बहुत तलाश की गई मगर आज तक इनका सुराग न मिला। मगर बेटा, आज खुदा झूठ न बुलवाए, पता चल गया है। यह जो चादरें तुम तीनों ने अपने कंधों पर ओढ़ रखी हैं, यही वो चोरी की है। शराफत का तकाजा है कि फौरन ये चोरी शुदा चादरें मुझे अभी वापस कर दो। यह सुनकर तीनों ठगों के चेहरों का रंग उड़ गया। शर्त हारने के डर से और इस खौफ में कि कहीं वह इन चादरों के बदले जेवर ही न घंवा बैठें, सो उन्होंने फौरन अपनी अपनी चादरें बुढ़िया के हवाले कर दी। बुढ़िया ने चादरें संभालते हुए आगे कहा, तो हाँ बेटा, उसी कपास से एक जुलाहे ने ऐसी नाजुक मलमल तैयार की थी कि लोग पगड़ियां बनाने के लिए उसे हाथों हाथ खरीद कर ले जाते थे। लेकिन एक दिन देखा तो मलमल के कई थान भी गायब हो गए थे। बहुत ढूंढा मगर न मिले। अब गौर से देख रही हूं तो तुम तीनों के सिरों पर जो पगड़ियां बंधी हैं वो उसी चोरी होने वाली मलमल के थान की हैं। यह सुनकर तीनों ठगों को यूं लगा जैसे जमीन उनके कदमों तले से निकल गई हो। पासा पलटते देख वे सख्त पछताए। सोचा अगर पगड़ियां वापस न की तो शर्त के मुताबिक आज से सर देने पड़ेंगे। अंजाम यह हुआ कि खैर इसी में समझी कि पगड़ियां भी बुढ़िया के हवाले कर दी जाए। अब वे बगदाद के करीब पहुंच चुके थे। ठगों के दिल में खौफ था कि अगर बुढ़िया ने कहानी जारी रखी तो कहीं वह उनके कुर्ते और धोतियां भी न उतरवा ले। अब वे सब बगदाद के करीब पहुंच चुके थे। ठगों के दिलों में खौफ था कि अगर बुढ़िया ने कहानी आगे बढ़ाई तो कहीं वह उनके कुर्ते और धोतियाओं भी न उतरवा ले। चालाकी से एक ने बात बदलते हुए कहा, नानी जान, आपकी कहानी तो वाकई सच्ची और बड़ी दिलचस्प लगी, मगर पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। खाने को कुछ लाई हैं तो हमें भी दे दीजिए। बुढ़िया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा,
बस बेटा, शहर आ ही गया है। मुझे पहले यह जेवर बेचने हैं, फिर आराम से बैठकर खाना खाएंगे। यह सुनकर ठग दिल ही दिल में खुश हो गए और सोचने लगे, अच्छा है, बुढ़िया जेवर तो बेच ले, फिर हम भी अपनी चाल चलेंगे, कहाँ जाएगी हमसे बचकर। कुछ ही देर में वे तीनों बगदाद में दाखिल हो गए। जब सुनार की दुकान के करीब पहुंचे, बुढ़िया ने जेवर उतारे और बोली, बेटा, यह रही सुनार की दुकान, मैं ये जेवर बेचकर अभी आती हूँ। ठग दुकान के बाहर बैठ गए और बुढ़िया अंदर चली गई। सुनार ने अदब से पूछा, क्या चाहिए अम्मा जान? बुढ़िया ने सरगोशी के अंदाज में कहा, मैं अपने 3 नौकरों को बेचना चाहती हूँ, वही 3 जो बाहर बैठे नजर आ रहे हैं। अगर आपको जरूरत हो तो खरीद लीजिए। सुनार ने हैरत से पूछा, मगर इनके कितने पैसे लेंगे? बुढ़िया ने कहा, बस 8 सिक्सर। सुनार ने कहा, 600 कुछ ज्यादा है, अगर कुछ कम हो तो बात बन सकती है। थोड़ी सौदेबाजी के बाद मामला RS फार्मजर पर तय हो गया। बुढ़िया ने दिखावे के लिए कहा, जरा ठहरो, मैं नौकरों से भी पूछ लूं कि अलग अलग बेच दूं या एक ही जगह फरोख्त कर दूं। यह कहकर बुढ़िया ने जरा ऊंची आवाज में बाहर से पुकारा, हाँ बच्चों, यह तो बताओ कि सबको अलग अलग बेचूं या एक ही जगह। ठग जो समझे कि बुढ़िया जेवर बेचने की बात कर रही है, वहीं बैठे एक जबान बोल पड़े, नानी अम्मा, सबको एक ही जगह यही बेच दीजिए, अलग अलग बेचने की जरूरत नहीं। सुनार को भी यकीन हो गया कि सौदा सबकी रजामंदी से हो रहा है। उसने खुशी खुशी RS 500 बुढ़िया के हवाले कर दिए। बुढ़िया ठगों के दाम खरे करके दुकान से निकलने लगी तो वे तीनों खुश होकर बोले, नानी जान, भूख पहले से लगी थी, अब तो खाने के साथ मिठाई भी खाएंगे, जल्दी से मुंह मीठा करा दीजिए। बुढ़िया ने पीछे मुड़कर कहा, घबराओ नहीं बेटा, खाना भी मिलेगा और मिठाई भी, यहीं ठहरो, मैं अभी लाई। एक ने पीछे से आवाज दी, नानी अम्मा, मिठाई जरा ज्यादा लाना। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, तुम फिक्र ही ना करो। यह कहकर वह नजरों से ओझल हो गई। तीनों ठग खुश गप्पियों में लगे मिठाई का इंतजार करने लगे। सुनार ने कुछ देर बाद देखा कि यह तीनों तो बाहर बैठे मजे से बातें कर रहे हैं, तो उन्हें अंदर बुलाकर डांटना शुरू कर दिया। वह सब हैरान और परेशान उसकी डांट सुनते रहे, मगर जब हकीकत समझ में आई तो उनके होश उड़ गए। यह गलिबन उनकी जिंदगी का पहला मौका था जब इन सब ने दिल से माना कि वाकई कभी कभी शेर को सवा शेर भी मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह अखलाकी सबक हासिल होता है कि जो दूसरों को फरेब देने निकलता है, अक्सर खुद अपने जाल में फंस जाता है। होशियारी और अकल हमेशा चालाकी और मकारी पर भारी पड़ती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पुराने किस्से कहानियों को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही पुरानी और सबक आमोज कहानियां मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।